हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वह है सन। मैं सूर्य के बारे में आपको आज बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा। सूर्य क्या है, कब इसकी बना, कैसे बना, और इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। यदि आप नए हैं मेरे शासन पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, कमेंट्स कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम, उसके लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपसे गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए एक या दो बार देख लीजिए, और मैं वादा करता हूं इसके दो पार्ट बनाऊंगा मैं। दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, आइए मिल करके हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले फिर आपसे एक बार कहूंगा, प्लीज आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम देते हैं, तो यदि सूर्य संबंध कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका ये मैं आपसे वादा करता हूं कि इन वीडियो से वो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो आइए हम देखिए सूर्य। सूर्य, पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं सूर्य है कहां पर। सूर्य हमारी जैसे सबसे पहले ये हमारी आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है। ये आकाशगंगा है। ये क्या है? हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा है। इसे मंदाकिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी भी बोलते हैं मित्र। गैलेक्सी भी बोलते हैं इसे, गैलेक्सी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? सीबीएसई बोर्ड में अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसे गैलेक्सी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। जो आकाशगंगा है, इसकी तीन भुजाएं होती हैं। एक आपकी ये भुजा है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो इसकी तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि आकाशगंगा की कितनी भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाएं होती हैं। और इसका जो बीच वाला सेंटर है, ये इसे ब्लैक होल कहते हैं। इसे वल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्ज। तो सबसे पहले आकाशगंगा होती है। आकाशगंगा जो है उसके बीच में जो ब्लैक एक बहुत बड़ी ग्रेविटी होती है, इसे वल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्ज कहा जाता है। और आकाशगंगा की तीन भुजा होने के साथ साथ हमारा जो सूर्य है, वह हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी है, उसके सेकंड भुजा में, दूसरी भुजा में स्थित है। कहां पर है? पहले स्थित है। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति सूर्य की बताते हैं। सूर्य की स्थिति है, स्थिति में देखा जाए तो आप स्थिति बता सकते हैं कि सूर्य है वह हमारी आकाशगंगा की दूसरी भुजा में है। कहां पर है? आकाशगंगा की दूसरी भुजा में। दूसरी भुजा में। यह आपको क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य आकाशगंगा की कौन सी भुजा में है, तो आप आज के बाद बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि सूर्य हमारा जो है वह आकाशगंगा की दूसरी भुजा में है। किसमें है? जबकि उसकी भुजाएं कितनी है? तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं मित्र? तीन भुजाएं हैं। इसके बाद अब देखिए, अगर यह सूर्य है, सूर्य की आयु पूछी जाती है। सूर्य की आयु कितनी है? सूर्य की आयु कितनी है? तो आप बता सकते हैं सूर्य की जो आयु है वो 4.5 अरब से लेकर के 5 अरब तक है। सूर्य का जो निर्माण हुआ था आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो जो सूर्य है अपना, इसकी जो उम्र है, एज है, वो 4.5 से लेकर के 5 अरब के समथिंग है। ये इसके आंकड़ा बताया जाता है। और ये सूर्य है हमारा मित्र, यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब इसका जो परिक्रमण काल है, क्या है इसका? परिक्रमण काल। सूर्य का जो परिक्रमण काल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कैसा? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में।
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। कहां पर है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। और मित्र ये जो परिक्रमा करता है वो इस वल्ज की करता है, किसी करता है? वल्ज की करता है। और ये एक परिक्रमा करने में, हमारा सूर्य इस तरीके से परिक्रमा करता है अपने मार्ग पर, तो इसे एक परिक्रमा करने में लगभग लगभग 15 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 15 करोड़ वर्ष में पूरे कर पाता है। 15 करोड़ वर्ष में, 15 करोड़ वर्ष में ये अपना एक चक्कर, एक परिक्रमण काल पूरा कर पाता है। अर्थात इस परिक्रमण काल को, एक परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो आज की बात बता ले जाएंगे कि सूर्य जो वल्ज है उसका एक चक्कर पूरा करने में, उसका एक परिक्रमण काल पूरा करने में 15 करोड़ वर्ष लेता है। उसी को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये मित्र आपको एकदम अब तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिएगा, अब जो हमारा सूर्य है, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? मेन चीज ये है। सूर्य है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के स्रोत में, ऊर्जा के स्रोत में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए सूर्य है, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या है जिससे ये सूर्य हमें प्रकाश देता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो देखिएगा, जो सूर्य है, सूर्य मोस्टली दो गैसों से मिलकर के बना है, दो तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम है। कौन सी है? हीलियम है। दूसरी क्या है? हीलियम है। मतलब जो सूर्य है, सूर्य इन दो तत्वों गैसों की वजह से चमकता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो मात्रा है सूर्य में वो 71% के समथिंग है। कितनी है? 71% है। ये कितनी है? 71% है। और लगभग लगभग 27% आपकी हीलियम है। अब ये दो गैसें हैं, अब देखो इसमें एनर्जी कैसे निकलती है, इसका एक प्रमुख कारण है जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। देखिए मित्र, जो सूर्य है, सूर्य में दो गैसें हैं, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना ही, हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना ही क्या क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। देखिए इसमें दो प्रकार की मित्र क्रिया होती है। जो संलयन क्रिया है उसमें दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है विखंडन, एक होती है विखंडन, एक होती है संलयन। समझिएगा, विखंडन में क्या होता है कि एक कोई बड़ा परमाणु तत्व होता है, वह छोटे छोटे दो तत्वों में टूट जाता है। जो भी संलयन क्रिया होती है, नाभिक क्रिया होती है, यह दो प्रकार की होती है। एक तो विखंडन होती है, एक संलयन होती है। विखंडन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस के जो बड़ा परमाणु होता है, बड़ा परमाणु होता है, वो छोटे छोटे दो परमाणुओं में टूट जाता है। इससे काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। आपने देखा होगा जो परमाणु बम है, कौन सा परमाणु बम है, परमाणु बम है, वो इसी पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जो अमेरिका ने जापान पर गिराए थे 6 अगस्त 9 अगस्त को, वो यही परमाणु बम थे। वो नाभिकीय विखंडन था। वो क्या था? उसमें नाभिकीय विखंडन था। दूसरी होती है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है मित्र कि दो छोटे छोटे परमाणु एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं।
किसका? एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। इससे काफी मात्रा, बहुत तेजी के साथ, काफी अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। और यह, इस पर आपका हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बम है वो इसी पे काम करता है। अब आप समझ गए कि नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर के एक बड़े परमाणु का निर्माण करें, उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा मित्र। अब देखिए, हमारे सूर्य में हाइड्रोजन कितनी है? 70%। मित्र आपको एक बात और अवगत करा दूं मैं कि जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाने वाला है वो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, गैस पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन पाई जाती है। चाहे कोई ग्रह हुआ या उपग्रह हुआ या ब्रह्मांड हुआ, उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तत्व को या किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह मित्र आपको क्लियर हुआ। नाभिकीय संलयन समझ गए आप। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? कि ऐसा परमाणु, ऐसे दो परमाणु जो मिलकर के छोटे एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन विधि कहा जाता है। इसी पर आपका सूर्य चमकता है। हमारा सूर्य किस पर चमकता है? इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन द्वारा चमकता है। इससे सूर्य में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है मित्र? ऊर्जा निकलती है। अब देखिए, ये आपका लगभग 98% बनता है। मतलब दो गैसें आपकी, दो तत्व हैं जो लगभग 98% है, और दो में जो शेष दो बचती हैं उसमें मतलब जैसे ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई और अन्य तत्व हैं इसमें। ठीक है, और इसमें अन्य तत्व हैं। ये तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। इसके बाद आप आराम से बता ले जाएंगे। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य है अपना, सूर्य कितना बड़ा है। सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य का आकार बताता हूं। सूर्य का आकार, इसका आकार कितना बड़ा है, सूर्य का आकार कितना है। तो देखिए, ये सन है अपना, इसका ये बीच वाला भाग है जिसे कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। कोर से इसकी परिधि तक की ये जो भाग होता है इसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। इसके केंद्र से त्रिज्या की जो बीच वाली, जो ये वाला जो भाग है, त्रिज्या है, यहां इसकी लंबाई है वो 6,96,000 किलोमीटर है। कितनी है मित्र? इस त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 6,96,000 किलोमीटर है। कितना है? 6,96,000 किलोमीटर है। ये इसकी त्रिज्या है मित्र। क्या है? त्रिज्या। और अगर इसका व्यास पूछा जाता है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी, इसका इक्वेटर की लंबाई कितनी है, इक्वेटर की या भूमध्य रेखा की, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं त्रिज्या होती है वो व्यास का, व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कितना होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास होता है वो त्रिज्या आर का 2 होता है। तो आप इससे निकाल सकते हैं 6.96 इंटू 2, तो ये लगभग 13,92,000 किलोमीटर बैठेगा। तो सूर्य की जो टोटल लंबाई है वो लगभग 13,92,000 की समथिंग है। कितनी है? 13,92,000 किलोमीटर है। तो सूर्य की जो आकार है वो आप आज के बाद बता ले जाएंगे कि सूर्य का जो आकार है वो 13,92,000 किलोमीटर है। ये आप इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इसके बारे में बताया मैंने आपको।
हम मेन टॉपिक पर आते हैं। अब हम बताएंगे आपको सन का स्ट्रक्चर, मतलब संरचना, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन, स्ट्रक्चर ऑफ द सन। अब सूर्य की संरचना के बारे में बताएंगे। तो सूर्य में मित्र 6 प्रकार की परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? 6 प्रकार की परत पाई जाती है। सूर्य में कितनी परत पाई जाती है? तो सूर्य में 6 परत पाई जाती है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो सूर्य में कितनी परत पाई जाती है? 6 परत पाई जाती है। सबसे पहले होता है कोर। क्या होता है? कोर। तो उसका सेंटर पॉइंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। दूसरा नंबर मैं आपको बताऊंगा, चिंता न करें। अगला होता है विकिरण, विकिरण जोन या विकिरण परत। तीसरा होता है मित्र संवहन परत। ये तीसरी वाली परत होती है, आप मेरे साथ लिखते जाइए। उसके बाद चौथा होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं इसे। पांचवा होता है वर्णमंडल, और छठवां होता है कोरोना, कोरोना या क्रीट। वो कोरोना वाला वायरस वाला नहीं। तो जो सूर्य है, सूर्य में 6 परत पाई जाती है। सबसे पहले कोर पाया जाता है, सबसे पहले क्या पाया जाता है? कोर पाया जाता है, इसे क्रस्ट भी कहा जाता है। दूसरा होता है विकिरण क्षेत्र। कौन सा होता है? विकिरण क्षेत्र। यह बहुत पूछा जाता है मित्र। इसे रेडिएशन जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन जोन भी कहते हैं विकिरण क्षेत्र को। तीसरा होता है संवहन कनेक्टिव जोन। चौथा होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। और पांचवा होता है वर्णमंडल। छठवां होता है कोरोना या क्रीट। ये 6 सूर्य में परत पाई जाती है। इन 6 के बारे में आपको मैं यहां पर अध्ययन कराऊंगा बहुत बारीकी से। आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और एक बेहतरीन तरीके का नोट्स बनाएं मेरे साथ। मैं वादा करता हूं मित्र, यहां से अब कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। हम एक एक करके इन सबका अध्ययन करेंगे, हम एक एक करके इन सबका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका केंद्र। ये होता है कोर। ये कौन सा क्षेत्र है? कोर। इसे कोर या क्रस्ट कहा जाता है, कोर या क्रस्ट कहा जाता है। जो मित्र नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, वो आपकी कोर में होती है। जो सूर्य का सेंटर पॉइंट है, इसे कोर कहा जाता है। जिसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, वो कोर में ही होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जिसे मैं आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में। तो जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, वो मोस्टली इसी में होती है। किसी में होती है? मतलब कोर में होती है। और जब नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है, वो लगभग 15 मिलियन सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। अब आप 15 मिलियन में कंफ्यूजन होंगे। जैसे कहते हैं जैसे किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसका एक फंडा लगा लीजिए, इसमें 0 बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? 0 बढ़ा दीजिए, तो ये लाख हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 लाख। अभी कितना हो गया? 10 लाख। अगर आपसे पूछा जाता है 1 मिलियन, 1 मिलियन में आप एक 0 बढ़ा दीजिए, तो लाख में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? लाख में। जैसे 1 मिलियन था, जैसे दोबारा बताता हूं मित्र, समझने की कोशिश करें। जैसे 1 मिलियन है, ये किसी ने कहा कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब हमें से लाख में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि इसमें 1 0 बढ़ा देंगे। अभी लाख में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। और इसका जो टेम्परेचर है, वो कितना है? 15 मिलियन है। कितना? 15 मिलियन है। तो आप यहां से लगा सकते हैं 15 मिलियन बराबर क्या होगा? 150 लाख। बाप रे बाप,
इतना टेम्परेचर है सूर्य का। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर कितना है? 150 लाख सेंटीग्रेड है। कितना है? 150 लाख सेंटीग्रेड है। ये पॉइंट आपके एकदम क्लियर हो गया होगा मित्र, ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें केवल क्या होता है, नाभिक की संलयन क्रिया इसमें होती है, और इसका जो टेम्परेचर है कोर का वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, मतलब 1,50,000 सेंटीग्रेड इसका तापमान है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, ये समझ में आपके आ गया होगा। उसके बाद जो क्षेत्र आता है, दूसरा क्षेत्र, ये वाला, आप मित्र मेरे साथ इस तरह बनाते जाएं। ये दूसरा क्षेत्र है, इसे विकिरण क्षेत्र या रेडिएशन क्षेत्र कहते हैं। विकिरण क्षेत्र परत या रेडिएशन जोन कहते हैं। विकिरण क्षेत्र या रेडिएशन जोन कहा कहते हैं मित्र। इसमें क्या होता है कि इससे निकलने वाली, जैसे गामा किरण, गामा रेज, गामा रेज के बारे में आप जानते होंगे। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये हड्डी को छोड़कर सबको भेदने की क्षमता रखती है। गामा रेज इतनी खतरनाक होती है कि यह मनुष्य के शरीर को पूरी तरीके से भेदने की क्षमता रखती है। और आपको यह पता है कि यदि ये गामा किरणें, इससे अच्छा हमारे वायुमंडल में कौन करता है? ओजोन परत करती है। कौन सी करती है? ओजोन परत करती है। मतलब सूर्य से निकलने वाली जो गामा रेज है, उससे हमारी रक्षा जो ओजोन परत होती है वायुमंडल में, हमारे में समताप मंडल में, O3, वो करती है। तो ये बहुत खतरनाक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गामा किरणों का उदय सूर्य के किस मंडल से होता है, तो आप बता सकते हैं विकिरण क्षेत्र से या विकिरण क्षेत्र से या रेडिएशन क्षेत्र से। उसके बाद एक्स किरणें होती हैं। क्या होती हैं? एक्स किरणें। एक्स किरणों की क्षमता यह होती है कि ये हड्डी को हमारी बॉडी की हड्डियों को छोड़ करके पूरे शरीर को भेदने की क्षमता रखती हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ही घातक होती हैं। और उसके बाद यहां से जो निकलते हैं फोटोन निकलते हैं। फोटॉन का मतलब होता है, बताऊंगा मित्र। फोटॉन का मतलब ये होता है कि प्रकाश के बंडल, जैसे आपने बंडल देखा है, लकड़ियों का बंडल बांध देते हैं, ठीक है, लकड़ियों का जिस तरह से बंडल बांधते हैं, उसी तरह प्रकाश का भी बंडल होता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। तीनों मित्र ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एक्स, गामा और फोटॉन का उदय, ये किरणें कहां से निकलती है, एनर्जी कहां से निकलती है, किस मंडल से निकलती है। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि ये विकिरण जोन से निकलती है। कहां से निकलती है? विकिरण जोन से। इसे रेडिएशन जोन भी कहा जाता है। ये आपको इतना क्लियर हुआ मित्र। उसके बाद देखिए तीसरा जो क्षेत्र है, ये वाला, इसे संवहन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संवहन क्षेत्र कहा जाता है, संवहन परत कहा जाता है। इसमें क्या होता है मित्र? जो हाइड्रोजन गैस होती है, क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, वो अधिक मात्रा में गर्म होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में गर्म होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में गर्म होती है। ये आपको क्लियर हुआ। और हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में गर्म होती है, क्योंकि यहां से क्या निकलती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, फोटा जैसी किरणों का इसी से उदय होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इस संवहन मंडल में हाइड्रोजन गैस की सेल्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे सेल्स मतलब कोशिकाएं, इस तरीके से कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या होता है मित्र? हाइड्रोजन गैस के इस तरीके से सेल्स पाए जाते हैं,
और ये सेल्स यहां पर चौड़ी होती हैं और फिर धीमे धीमे पतली होती जाती हैं। इनका आकार धीमे धीमे कम होता चला जाता है, मतलब यहां तक आने में इनका आकार थोड़ा कम हो जाता है। इन्हीं से होकर के एक्स किरणें, गामा किरणें अर्थात फोटॉन, प्रकाश इन्हीं से होकर के इस तरीके से जाता है, इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो हाइड्रोजन गैस की जो सेल्स होती हैं, हाइड्रोजन गैस की जो सेल्स होती हैं वो किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं संवहन मंडल पाई जाती हैं। किस मंडल में? संवहन मंडल में पाई जाती है। इसे कनेक्टिविटी जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिविटी जोन कहा जाता है। आज की बात आप बता ले जाएंगे कि जो हाइड्रोजन गैस की सेल्स हैं, ये पूछा गया है जो कोशिकाएं हैं, सूर्य की कोशिकाएं किस मंडल में पाई जाती हैं, सूर्य की कोशिकाएं किस मंडल में पाई जाती है, क्वेश्चन ये था मित्र। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि सूर्य की जो कोशिका है वह संवहन मंडल या कनेक्टिव जोन में पाई जाती हैं। ये मित्र पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा फोकस करिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो परत है फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अच्छा एक बात और मित्र यहां के बारे में बताऊंगा मैं, जो संवहन क्षेत्र है, कौन सा? संवहन क्षेत्र है। संवहन क्षेत्र तक, यहां तक एनर्जी आने में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो ऊर्जा आने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वह 1 मिलियन वर्ष लगता है। कितना? 1 मिलियन वर्ष लगता है। फिर समझिएगा, पॉइंट छूट रहा था। यहां से सूर्य के केंद्र से, कोर से जो एनर्जी निकलती है और संवहन मंडल तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में 1 मिलियन मतलब 10 लाख वर्ष लगते हैं। कितने? 10 लाख वर्ष लगते हैं। यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। क्या लगते हैं? 10 लाख वर्ष लगते हैं। अर्थात यहां से एनर्जी निकलेगी सूर्य के केंद्र से और संवहन क्षेत्र तक पहुंचने में, पार करने में उसे 10 लाख 1 मिलियन वर्ष का समय पास करना पड़ेगा। अब चलते हैं फोटोस्फीयर की तरफ, प्रकाश मंडल की तरफ। प्रकाश मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। सूर्य का वह भाग जो हमें जमीन से दिखाई देता है, सूर्य का वह भाग जो हमें जमीन से दिखाई देता है, वह प्रकाश मंडल है। क्या है मित्र? प्रकाश मंडल है। सूर्य का वह भाग जो हमें जमीन से दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, वो प्रकाश मंडल है। इसे क्या कहेंगे मित्र? प्रकाश मंडल कहेंगे। क्या है मित्र? ये प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल की विशेषता यह मैंने सबसे पहले आपको बताई कि इसे ही हम जमीन से खड़े होकर के देखते हैं। अर्थात सूर्य का वह भाग जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वो कौन सा मंडल है? प्रकाश मंडल है, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कहते हैं? इसे फोटोस्फीयर के नाम से पढ़ते हैं। देखिए मित्र, इसकी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें क्या होता है कि, एक सेकंड थोड़ा सही बनाने दो मित्र। हाँ, अब देखिए, इससे जो संवहन क्षेत्र से, जो संवहन परत है, इससे इस प्रकाश मंडल क्षेत्र में काफी किलोमीटर लंबी लंबी इस तरीके से सौर ज्वाला निकलती है। ये क्या करते हैं? सौर मतलब आग की लपटें निकलती हैं। प्रकाश मंडल से क्या निकलता, सॉरी, संवहन क्षेत्र से क्या निकलता है? मतलब संवहन क्षेत्र से आग की लपटें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? लपटें निकलती हैं। और यह लपटें, मैं जानता हूं कि यह लपटें लाखों किलोमीटर दूर तक होती हैं। क्या होती हैं? लाखों किलोमीटर दूर तक होती हैं। जैसे आपको फिर बताने की कोशिश करूंगा, जैसे यहां से ये निकली, ये इस तरीके से, इस तरह निकलती है। ये लाखों किलोमीटर दूर तक होती हैं, यहां तक कि ये हमारी पृथ्वी पर भी आती हैं। क्या होती हैं? हमारी पृथ्वी पर भी आती हैं। ये
इनकी जो चमक है, ये आपकी लपटें हमारी पृथ्वी पर भी देखी जा सकती हैं। यद्यपि पृथ्वी पर ये ऊपर नहीं आती हैं, लेकिन पृथ्वी के जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पर इसको देखा जाता है। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सेकंड पार्ट में कि उत्तरी ध्रुव पर इस लपटों को क्या कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर इस लपटों को क्या कहा जाता है। अर्थात ये जो लपटें हैं सूर्य की, इन्हें सौर ज्वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला कहा जाता है। ये क्या है मित्र? आपकी सौर ज्वाला है। ये क्या है मित्र? सौर ज्वाला है। इन्हें सौर ज्वाला कहते हैं। और ये लाखों किलोमीटर दूर तक होती है। इनका जो मित्र यहां का जो टेम्परेचर होता है, यहां का जो टेम्परेचर होता है, जहां से सौर ज्वाला निकली हुई है, जहां से सौर ज्वाला निकली हुई है, यहां का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 सेंटीग्रेड होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे। आप प्रकाश मंडल वाला बताएंगे सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान है, प्रकाश मंडल का, जिसे हम भाई सूर्य की बाहरी सतह उसे तो कहेंगे जो हमें दिखाई देती है। तो इसका जो तापमान है वो 6000 सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 सेंटीग्रेड है। एक बात आपको मित्र और बताऊंगा कि हमारी जो पृथ्वी है, इसके जो केंद्र है, जो क्रस्ट वाला भाग है, उसका भी टेम्परेचर लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो केंद्र है, जैसे क्रस्ट मतलब जो अंदर वाला भाग है, कोर कहा जाता है उसे, उसका जो तापमान है वह लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। जो सूर्य के बाहरी जो भाग है, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, उसका टेम्परेचर भी लगभग 6000 सेंटीग्रेड के समथिंग है। मित्र ये जो प्रकाश की जो सौर ज्वाला है, ये काफी किलोमीटर दूर जाने के बाद फिर क्या होता है इनका, ये धीमे धीमे इस तरीके से कुछ मतलब इस तरीके से वापस आ जाती है। भाई कुछ ऐसी सौर ज्वाला होती है जिसमें एनर्जी काफी मात्रा में होती है, वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो इस तरीके से वापस आ जाती है। इस तरीके से यहां इस तरीके से वापस लौट करके इसी पा जाती है। इस तरीके से फिर देखिए, इस तरीके से लौट करके फिर वापस आ जाती है। जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है वो आगे बढ़ जाती है इस तरीके से, और जो कम एनर्जी वाले होते हैं वो इस तरीके से वापस आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो ग्रेविटी होती है वो इसे पीछे की ओर खींच लेती है। तो यहां पर जो इस तरीके से धब्बा सा बन जाता है, क्या बन जाता है मित्र? धब्बा बन जाता है। और यहां पर ये वापस आने पर यहां पर टेम्परेचर और हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान बहुत हाई हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए, जहां पर सौर कलंक बनते हैं, सूर्य धब्बे बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। पहले इनको देखिए, इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक या सौर धब्बे ये पूछे जाते हैं मित्र। तो यहां पर जैसे ये इस तरीके से वापस हुए, इस तरीके से यहां का टेम्परेचर मैंने आपको बताया 6000 सेंटीग्रेड है, लेकिन जब वापस होते हैं तब इनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ये टेम्परेचर लगभग 4000 सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 सेंटीग्रेड तक होता है। कितना? 4000 सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। इन जो लौटती हुई लपटें हैं, सौर ज्वाला है, इसका तापमान 4000 सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 सेंटीग्रेड होता है। और जहां पर आती है तो यहां पर टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। यह सूर्य में अक्सर देखे जाते हैं। ये सूर्य में अक्सर देखे जाते हैं। अब देखिए मित्र, एक चीज और आपको बताऊंगा यहां पर मैं, ये हमारा सूर्य है, सूर्य का जो बीच वाला पॉइंट है, इसका जो क्रस्ट जो इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये क्या है? इक्वेटर है। जैसे पृथ्वी का एक भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इस तरीके सूर्य का भी है। सूर्य का, इसकी लंबाई मैंने आपको बता चुका हूं, टोटल इसकी लंबाई। अब देखिएगा, जो सौर कलंक है मित्र, वो मोस्टली सूर्य के इक्वेटर से लेकर के 40 डिग्री मतलब यहां तक के बीच में बनते हैं। जो सौर कलंक है वह सूर्य के इक्वेटर से लेकर के 40 डिग्री, कितने?
40 डिग्री सेल्टिग सॉरी 40 डिग्री तक ही बनते हैं। इस तरीके से इस बीच में बनते हैं, अर्थात सौर कलंक यहां से लेकर के इसके बीच में बनता है। इस तरीके सौर जो कलंक होते हैं वो इक्वेटर से लेकर के 40 डिग्री तक ही बनते हैं। अब देखिए, जहां पर विषुवत जो इक्वेटर होता है वहां पर सौर कलंक बड़े बनते हैं। कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं, इस तरीके से बनते जाते हैं। इस तरीके से मित्र, इस तरीके से यहां से ये 40 डिग्री के बीच तक बनते हैं, और ये जहां पर इक्वेटर होता है सूर्य का वहां पर ये बड़े बनते हैं, और 40 डिग्री तक ये बनते बनते छोटे हो जाते हैं, और यहां तक पहुंचने में इस कलंक को लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं मित्र? 5.5 वर्ष। यदि पहले एक फिर समझिएगा, यहां पर जो बड़े बड़े बनते हैं इनको सौर मैक्सिमा कहा जाता है। जहां पर सौर बड़े बनते हैं उनको सौर मैक्सिमा कहा जाता है, और जहां पर छोटे बनते हैं उन्हें सौर मिनिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर मिनिमा कहा जाता है। जो सौर धब्बे बनते हैं, सौर कलंक बनते हैं, जो 40 डिग्री पर क्या कहा जाता है? सौर मिनिमा, मतलब कम से कम, और यहां पर अधिक से अधिक सौर मैक्सिमा कहा जाता है। अब देखिए, यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होता है, यहां से यहां तक बनने की जो क्रिया होती है वह 5.5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5.5 वर्ष होती है। फिर उसके बाद इसी क्रम में वापस होता है। ये तो इस तरीके से जा रहा था। ये एक मिनट मित्र, थोड़ा सा आप इसका लिख लीजिए, मैं बताऊंगा थोड़ा सा। थोड़ा बताना पड़ेगा। अर्थात देखिए मित्र, ये जो बनने की क्रिया है, ये वाली यहां तक इन धब्बों की बनने की क्रिया है, इसे बनने में लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 5.5 वर्ष लगते हैं। अर्थात ये यहां से अपना एक आधा चक्कर 5.5 वर्ष में पूरा कर पाता है। उसके बाद ये यहां से वापस होता है। क्या होता है? वापस होता है। और यहां से यहां तक आने में फिर इसे 5.5 वर्ष लगते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सौर चक्र का एक काल है, एक चक्र है, वो 11 वर्ष में, कितने? 11 वर्ष में पूर्ण कर पाता है। 11 वर्ष में पूरा कर पाता है। अर्थात सौर चक्र, जो सौर कलंक है, अपना एक सर्किल, एक जो पहिया होता है साइकिल का, वो एक चक्कर काटता है। उसी तरीके से यह एक चक्कर पूरा करने में 11 वर्ष का समय लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य जो होता है, सूर्य के जो धब्बे होते हैं, वह एक चक्कर अपना पूर्ण करने में कितने वर्ष का समय लेते हैं, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे 11 वर्ष का समय लेते हैं। ये मित्र बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट कर लें, लिखते जाएं, बहुत पूछे जाते हैं मित्र। तो अब देखिए, ये मैंने आपको प्रकाश मंडल के बारे में बताया, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि सौर ज्वाला आपको किस मंडल में दिखाई देती है, तो आप बता सकते हैं प्रकाश मंडल में। निकलती कहां से? संबंध क्षेत्र से निकलती है, लेकिन दिखाई कहां पर देती है? ये मोस्टली आपके प्रकाश मंडल में दिखाई देती है। सौर धब्बे आपको किस मंडल में दिखाई देते हैं, तो आप आज के बाद बता ले जाएंगे कि प्रकाश मंडल में दिखाई देते हैं। किस मंडल में दिखाई देते हैं? प्रकाश मंडल में या फोटोस्फीयर में दिखाई देते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। इसका चक्र काल पूछा जाता है, 11 वर्ष होता है। इसका जो टेम्परेचर पूछा जाता है, इनका सूर्य के बाहरी सतह का तो 6000 सेंटीग्रेड है, लेकिन जो लपटें निकलती हैं, सौर ज्वाला निकलती है, उसका टेम्परेचर 4000 सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 सेंटीग्रेड तक होता है। जहां पर ये मिलती है वहीं पर सौर कलंक बनते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद अगला हम देखते हैं वर्णमंडल। अगला देखेंगे क्या? हम वर्णमंडल देखेंगे।
अगला देखेंगे वर्णमंडल। वर्णमंडल में कुछ नहीं है खास, देखिए ये आपका वर्णमंडल है। क्या ये वर्णमंडल है, वर्णमंडल, सॉरी वर्णमंडल, ये क्या मित्र आपका वर्णमंडल है। वर्णमंडल मित्र ये सूर्य का वायुमंडल होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है। क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। उसी तरीके से सूर्य का भी ये क्या है, वायुमंडल है। मतलब सूर्य का जो, ये तो इसका आधार हो गया, इससे जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका जो ऊपर वाला भाग है जो वायुमंडल है, इसी तरीके से सूर्य है, सूर्य के जो ऊपर वाला भाग है इसे वर्णमंडल कहा जाता है। ये सूर्य का क्या होता है, वायुमंडल होता है। ये क्या होता है, सूर्य का वायुमंडल होता है। तो वर्णमंडल में आप लिख सकते हैं यह सूर्य का वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। आप लिख सकते हैं ये सूर्य का क्या होता है, वायुमंडल होता है, वायुमंडल। ये सूर्य का क्या होता है मित्र, वायुमंडल होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से यही लपटें दिखाई देती है। ये जो लपटें हैं, सौर ज्वाला है, वही इसमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, सौर ज्वाला दिखाई देती है इसमें, सौर ज्वाला क्या दिखाई देती है, सौर ज्वाला दिखाई देती है। उसके बाद जो लास्ट आता है आपका कोरोना आता है। क्या आता है, कोरोना, बीमारी वाला कोरोना नहीं मित्र, ये कोरोना क्षेत्र है। कौन सा है, कोरोना, वायरस वाला कोरोना नहीं। देखिए मित्र, यहां तक जो सौर ज्वाला आ रही थी, उसकी जो प्रकाश है, जैसे आप आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद उसका जो प्रकाश दिखाई देता है, उसका प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, इसी तरीके से इसका जो प्रकाश है, जो प्रकाशित क्षेत्र हो जाता है, ये प्रकाश है, प्रकाशित जो क्षेत्र है, प्रकाशित क्षेत्र है, उसको कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। ये प्रकाशित क्षेत्र होता है। प्रकाशित परत होती है। क्या होती है, प्रकाशित परत होती है। अर्थात ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य नहीं, सूर्य की परत है। ये क्या है, सूर्य की परत, अर्थात ऐसा भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। ये मोस्टली जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस कंडीशन में इसको देखा जा सकता है, जिस कंडीशन में इसको देखा जा सकता है। मित्र इसका मैं अब ये आपको छह परत मैंने क्लियर करा दी। अब आपको इसमें जो इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ये बताऊंगा सौर ज्वाला निकलती है, वो पृथ्वी तक आती, कैसे आती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसमें कैसा घर्षण होता है, उससे कौन सी आवाज निकलती है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।